नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए हम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इस सीरीज का ये पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? सही उत्तर है जल। जल में जो है वो सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसका जो गलनांक है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब अपद्रव्यों को जो है मिला दिया जाता है तो जो गलनांक है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगता है? तो चावल को पर्वतों पर पकाने में जो है वो सर्वाधिक समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? सही उत्तर है प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? सही उत्तर है ऊर्जा संरक्षण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखेंगे 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है फ़ारेनहाइट जो तापक्रम है वो सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है। अगला प्रश्न है कि शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार के होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? सही उत्तर है साफ मौसम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। याद रखेंगे कि शीत ऋतु में जब मौसम साफ होता है तब ज़्यादा ठंड महसूस होती है, जबकि जब बदली होती है, बादल वगैरह होते हैं, कोहरा वगैरह होता है, तब ज़्यादा ठंड महसूस नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? सही उत्तर है वाष्पीकरण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल जो है वो ठंडा होता है? वाष्पीकरण के कारण। अगला प्रश्न है, ध्वनि का तारत्व, ठीक है, तारत्व यानी कि पिच, किस पर निर्भर करती है? सही उत्तर है आवृत्ति। ध्वनि का जो तारत्व होता है वो आवृत्ति पर निर्भर होता है। अगला प्रश्न है कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो विमानों के जो आंतरिक भागों की सफाई है उसमें पराश्रव्य तरंगों का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य को ध्वनि की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? सही उत्तर है 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो बीच की आवृत्ति होती है वही मनुष्य को सुनाई देती है। अगला प्रश्न है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है लोहा। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पर जो है ध्वनि की सर्वाधिक गति जो है वो लोहे में रहेगी। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है परावर्तन। परावर्तन के कारण जो ध्वनि तरंगें हैं वो प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो किसी व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से लगभग जो है 56 फीट की दूरी पर खड़े रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम पाए जाते हैं? सही उत्तर है 46। अगला प्रश्न कि जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की खोज की गई थी ल्यूवेनहॉक के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा इसको। बैक्टीरिया की खोज जो है वो ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न कि विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो विषाणु यानी कि वायरस की खोज जो है ये की गई थी इवानोस्की के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे विषाणु की जो खोज है वो इवानोस्की के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु जो है सहायक है? तो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो सहायक है। अगला प्रश्न है, सिरका के निर्माण में कौन सा जीवाणु सहायक है? तो सिरका का जो निर्माण है उसमें जो बैक्टीरिया सहायक है वो है एस्टोबैक्टर एसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इसको। एस्टोबैक्टर जो एसिटी बैक्टीरिया है तो वो सिरके के निर्माण में सहायक होता है।
अगला प्रश्न है कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक का अध्ययन जो है वो कहलाता है माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवाल का अध्ययन जो है वो कहलाता है फाइकोलॉजी। एक बार फिर से सुन लीजिए, कवक का अध्ययन जो है वो कहलाता है माइकोलॉजी, जबकि शैवाल का अध्ययन जो है वो कहलाता है फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न है कवक और शैवाल से किसका निर्माण होता है? तो कवक और शैवाल से लाइकेन का निर्माण होता है। ठीक है, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो लाइकेन है ये किस प्रदूषण के सूचक होते हैं? तो लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। जहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा तो वहाँ पर पेड़ों पर जो लाइकेन होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन किस प्रदूषण के सूचक हैं? तो जैसा मैंने आपको बताया, जो लाइकेन है ये वायु प्रदूषण के सूचक हैं। अगला प्रश्न है कि पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन क्या कहलाते हैं? तो पेड़ों की छालों पर जो उगने वाले लाइकेन हैं वो कोल्टिकोल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन क्या कहलाते हैं? तो जो चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन हैं वे जो हैं सक्सीकोल्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि नीला रंग किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? तो नीला रंग जो है वो आर्चिल जो लाइकेन है उससे प्राप्त किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पौधों को वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो पौधों को वृद्धि के लिए जो है वो 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। याद कर लीजिए इसको, पौधों को वृद्धि के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी के आधार पर पौधों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो पारिस्थितिकी के आधार पर पौधों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों के वर्गीकरण का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? सही उत्तर है जॉन रे। जॉन रे के द्वारा जो है वो जीवों का जो वर्गीकरण है उस पर सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीकरण का जनक कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्गीकरण का जनक जो है किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है समस्त जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? सही उत्तर है 5। समस्त जीवों को 5 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों की द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? तो जीवों की जो द्विनाम पद्धति है उसका जनक जो है वो भी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जीवों की कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो जीवों की जो कार्यात्मक इकाई है वो कोशिका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कोशिका की जो खोज है वो की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो केंद्रक की जो खोज है ये की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार सुन लीजिए, कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा, जबकि केंद्रक की खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी कोशिका होती है? तो सबसे छोटी जो कोशिका है वो होती है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती है। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी कोशिका होती है? तो जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे जो बड़ी कोशिका है वो होती है शुतुरमुर्ग की कोशिका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग की कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक जीव का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो प्रत्येक जीव का जो निर्माण है वो कोशिका के द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो कोशिका सिद्धांत जो है वो एमजे स्लाइडेन एवं थियोडर श्वान के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? सही उत्तर है जीव द्रव्य। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को जो है संयुक्त रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लवक केवल किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो सही उत्तर है पादप कोशिका। लवक जो है वो केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों का रंग हरा किस कारण होता है? तो पत्तियों का जो रंग है वो हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। अगला प्रश्न है कि पत्तियों का रंग पीला किस कारण होता है? तो पत्तियों का रंग जो पीला है वो होता है कैरोटीन के कारण। अगला प्रश्न है कि एपीकल्चर का संबंध है? तो एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर का संबंध है? तो सेरीकल्चर का संबंध है रेशम कीट पालन के साथ। अगला प्रश्न है कि माइकोलॉजी का संबंध किसके साथ है? तो माइकोलॉजी का संबंध है कवकों के अध्ययन के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइकोलॉजी का संबंध किसके साथ है? तो याद रखेंगे फाइकोलॉजी का संबंध है शैवालों के अध्ययन के साथ। ठीक है, तो फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ जो है साइंस के क्वेश्चन थे जो अभी हमने देखे।
और अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजी स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।